हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोस्तों, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो टॉपिक है एक एक करके समझेंगे और इसके सिलेबस को समझेंगे। दोस्तों, ये यूजीसी नेट जो एग्जाम करवाती है, वैसे एग्जाम तो एनटीए करवाती है। साल भर में 1 ईयर में ये 2 बार एग्जाम होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। अब दोस्तों, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या चीज़ है, एक एक करके पहले समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका एमकॉम हो चुका है, एमए हो चुका है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है या आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, फाइनल में अभी आपका एग्जाम मान लीजिए फाइनल में आप चल रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप एग्जाम देना है तो आप पहले एमए कर लीजिए पहली चीज, या आप एमकॉम कर लीजिए। उसके बाद इसमें परसेंटेज पहले देखा जाए। परसेंटेज क्या होना चाहिए, कम से कम आपके पास 55% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आपके पास 55% रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म यूजीसी नेट। ठीक है, ये पहले जो प्रायोरिटी है, सबसे पहली जरूरत यही है। अब उसके लिए उम्र क्या है, इसमें एग्जाम एक होता है आपका जेआरएफ, एक होता है नेट, एक होता है पीएचडी। पहले नेट और जेआरएफ था, बाद में इसको पीएचडी ऐड किया गया। ठीक है, अब इसमें जो आपको देखिए क्या होता है, जेआरएफ मान लीजिए अगर आपका 80% लाते हैं, 80% कहते हैं जेआरएफ हो गया, 60% है आपका नेट हो गया, 50% है तो आपका पीएचडी हो गया। ऐसे इसलिए क्राइटेरिया बनाया गया है। अब लोग कहते हैं क्या नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद नौकरी लगती है? तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलती है, जैसे आप एमकॉम कर लेते हैं आपको एक डिग्री मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या होता है, एक एलिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया मिल जाती है, भाई आप इसकी योग्य हो चुके हो, आप नेट क्वालिफाई हो। नेट क्वालिफाई होने के बाद आपको फिर क्या करना होता है, वैकेंसी देखना पड़ता है। इससे क्या होता है, ये नेट जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये पूरे भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में या यूनिवर्सिटी में कहीं वैकेंसी खाली है तो आप अप्लाई करके वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, वैकेंसी का निकलेगी तो उसमें नेट ही मांगता है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, पीएसयू हो गया, या आपका सेमिनार अटेंड करना, या क्वेश्चन पेपर बनाना हो गया, या आपके पास टीचिंग का अच्छा अनुभव है तो आप एडहॉक बेस पे, गेस्ट लेक्चर बेस पे, परमानेंट के बेस पे, इस प्रकार से आप टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग के अलावा भी जो है आप एनजीओ से जुड़ सकते हैं, पीएसयू से जुड़ सकते हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड जो होता है आप वहाँ पर अपना कोई आर्टिकल लिख सकते हो, न्यूज़पेपर में छपवा सकते हो, बहुत चीज़ें आपके आगे स्कोप बनते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको कड़ी संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको डिग्री आ गया तो आप कल से आप नौकरी पा जाओगे, नहीं, उसके बाद आपको कहीं कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। अब ज़्यादातर लोग टीचिंग में ही जाते हैं भाई। अगर आप टीचिंग बहुत अच्छी बात है, आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाएंगे, बाकी आप अपने घर पे रहेंगे। तो इसमें आपको पहले क्या करना होगा, टीचिंग में जाने से पहले आप बार बार टीचिंग का प्रैक्टिस करिए। जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसमें एक महारथी बनिए, अनुभव अच्छे रखिए, समझ अच्छी रखिए, एनालिसिस करिए, तब जाकर के आप क्या करते हैं, एक अच्छे टीचर, अच्छा वक्ता, अच्छा प्रवक्ता बनते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें होता है। अब लोग कहेंगे सैलरी क्या है, सैलरी प्राइवेट में आप पढ़ाएंगे तो 30-35 पाएंगे, गवर्नमेंट लगेंगे तो 80-85 पाएंगे, बस एक फर्क है। अगर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, तो आप पर आवर के हिसाब से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ाइए। 3,000 रुपये लोग घंटे लेते हैं, 5,000 रुपये घंटे भी लेते पढ़ाने का। तो आप में जितना क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होगा, वैसे आप अपना मुंह मांगा पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ है इसमें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज नहीं होगा, जो नेट क्वालिफाई होगा जरूर नॉलेज होगा, ये चीज़ याद रखिए। अब पूछा जाता है इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न अगर देखा जाए 2017 में काफ़ी चेंज हुआ, फिर 19 में चेंज हुआ, फिर 20 में चेंज हुआ। अब इसमें चेंज क्या हुआ, पहले अगर देखा जाए जो पुराना कॉन्सेप्ट, मैं 2014 का बैच का एक एग्ज़ाम दिया उसको बताता हूँ दोस्तों। उसमें पहले 3 पेपर होते थे और ये लगभग आपका 2017-18 तक चला था, 3 पेपर। और पहले पेपर आपका ऑफलाइन होता था। ठीक है, अब उसमें 3 पेपर क्या होता था, एक में आपका 50 क्वेश्चन होता था,
एक में आपका 70 क्वेश्चन होता था, एक में आपका 100 क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन को 60, 70, 50 इस प्रकार से डिवाइड किया गया था। ठीक है, बाद में 2019 में इन्होंने काफ़ी सिलेबस को चेंज किया। सिलेबस क्या चेंज किया? पेपर 1 को उसमें काफ़ी चीज़ चेंज किया गया, पेपर 2 में काफ़ी आपका चीज़ें चेंज किया गया, और यहाँ पर उस चीज़ को ज़्यादातर ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ? जो आपका CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब इस बेस पे आपका एग्जाम होने लगा। पहले आपका CBSE बोर्ड करवाती थी, बाद में NTA को दे दिया गया एग्जाम कंडक्ट, यही करवाती है। अब जब आपको पेपर देखना है, पेपर को सिलेबस को समझना, तो क्या क्या होता है सिलेबस में, एक एक करके पहले समझते हैं। जो आपका पेपर 1 है, पेपर फर्स्ट और पेपर ये आपका होता है जिनका ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ये जो आपका रहेगा, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, ये सभी के लिए अनिवार्य, सभी के लिए जरूरत होती है। इसमें आपका टोटल जो होता है 50 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 50 प्रश्न, या क्यों लिख देते हैं मतलब क्वेश्चन। इसमें आपका सेकंड जो पेपर आपका होता है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन एक मतलब 2 नंबर होता है। तो अगर 50 गुणे 2 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 100। ठीक है, और इसमें 100 में अगर गुणे 2 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका हो जाएगा 200। टोटल मिला करके 100 और ये 200 आपका 300 बनता है। अब 300 में से कितना नंबर लाना है कि आपका नेट JRF PhD के लिए होता है? देखिए, हाईएस्ट अगर मान लीजिए आप 300 में से आप 200, कभी कभार 210 कट ऑफ जाती है JRF का, नेट का आपका 190 पे हो जाता है। ये JRF की बात करते हैं दोस्तों, और ये आपका नेट, और PhD का आपका 170, ये जो PhD, इस तरीके से इसमें कट ऑफ बनता है, जो आजकल बन रहा है लेटेस्ट में। अब ये सब आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब टॉपिक इसमें आपका टोटल 10 यूनिट है। कितने हैं? 10 यूनिट जो आपके टॉपिक है। इसमें भी आपके टोटल 10 यूनिट है। अब जिनका मान लीजिए हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा, ये आपका ऑप्शनल का होगा। ठीक है, और ये जो पेपर होता है सभी के लिए कंपलसरी होता है। इसमें क्या क्या नए टॉपिक है, एक एक करके पहले इस पे बात करते हैं। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि भाई कितना इसमें सही करना है? इसमें कभी कभी ये भी देखिए, ये भी क्वालिफाई, कम से कम आपका अगर 20 क्वेश्चन सही है तो ये क्वालिफाई मतलब बोला जाता है, क्वालिफाई है। अगर आप पता चला इसमें 18 क्वेश्चन आपने सही किया तो आपका 36 नंबर आता है, तो ये आप फेल हैं। भले आप इसमें बहुत से नंबर उठा लो, नहीं, इसमें क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। 40%, और इसमें भी 40, 40, 80 क्वालिफाई हो जाओ। बट ये है कि आप नेट JRF में के योग्य नहीं हो पाओगे। नेट JRF के लिए पहले क्या होना चाहिए? आपका इतना नंबर लाना, लेकिन ये नंबर कैसे? कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पेपर में सही होना चाहिए। बाकी आप अपने ऑप्शन में जितना हो सके आप 200 नंबर लाओ, तब भी 240, आप बड़े आराम से आपका 240 पे तो आप JRF को बहुत ऊंचे निकल गए, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। तो अब बात करेंगे पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं। पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक है जो सभी के लिए जरूरत है। आजकल अब जो एग्जाम का पैटर्न है काफ़ी, अगर देखा जब से कंप्यूटर बेस्ड हो गया, पहले 1 डे होता था, एक ही दिन में एग्जाम हो जाता था ऑफलाइन में, जब से ऑनलाइन हुआ है तो आपका 1 वीक आपका पूरा एग्जाम ही चलता है। अब पेपर 1 में आपका जो टॉपिक बनाया जाता है, इसमें एक एक टॉपिक को पहले समझते हैं। पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है, ये आपका सिलेबस में दिया है। दूसरा टॉपिक आपका इसमें है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा आपका जो टॉपिक है कम्युनिकेशन,
और फोर्थ आपका टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट फिफ्थ आपका जो टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। कहीं कि इसको सफिशिएंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक है लॉजिकल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट आपका सेवंथ लॉजिकल रीजनिंग। आप कहेंगे दो बार लॉजिकल रीजनिंग, एक मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग और एक होता सिर्फ आपका लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक आपका रहेगा ICT, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और नाइन्थ आपका टॉपिक है इसमें द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये टॉपिक आपका है। लास्ट आपका जो है अगर लास्ट में जो आपका टॉपिक है द हायर एजुकेशन सिस्टम, द हायर एजुकेशन सिस्टम। ये सभी आपके जो है यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 यूनिट है जो आपका पेपर 1 में ये सब पढ़ना पड़ता है। और पहले क्या था 2019 से पहले अगर देखा जाए लगभग 20 तक अगर बात करते हैं तो हर एक यूनिट से आपका 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता, मतलब 5-5 पहले ऐसा था। लेकिन बाद में जब से 1 वीक तक एग्जाम चलने लग गया, अब उनके पास हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन नहीं बनाते, किसी से 2 कर देते हैं, किसी से 8 क्वेश्चन बना देते हैं, किसी से 10 के बजाय 11 कर देते हैं, किसी यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते। अब कुछ तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लग गए, आपको बॉलीवुड से पूछा जा रहा है, आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाने लग गए, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आने लग गए। जो कि अभी मैंने कई बच्चों से पूछा भी था, जो पढ़ने वाले बताते हैं कि सर अब तो बॉलीवुड से भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गया कि बताए पहला मूवी कौन आया था, दूसरा मूवी कौन था, ये म्यूजिक किस गाने के लिए बना था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाने लग गया। अब अगर आपको तैयारी करना है इसके लिए तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल उपलब्ध है पढ़ने के लिए, कंटेंट के लिए। आप सबसे पहले लाइए एक बुक, KVS मदान पे बहुत अच्छी बुक है, उसको आप लाइएगा, अच्छे से पढ़िए। और 2020 से लेकर के 2025 तक का, या हो सके 2019 से 2025 तक का जितना पेपर हुआ है, कब से कब तक का, 2019 से लेकर के 2025 जो आपका ये जून में एग्जाम हुआ, PYQ, जो आपका PYQ, ये क्वेश्चन को आप एक बार देखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी देखिए, पहले आप पूरा ये ट्रेडिशनल जो है, ये जो ट्रेडिशनल है कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद तब आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा बस। और जितना आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है, पढ़ाई और आसान होती है। ये आपका पेपर 1 की बात हमने किया, और यही पेपर 1 सभी लोग पढ़ाते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कंप्रीहेंशन। बहुत लोगों को 2 पोर्शन नहीं तैयार हो पाता अच्छे से, DI और एक मैथमेटिक्स, और कुछ लोगों का ये ICT।
लगता है कि ये 3 यूनिट उनका बेहतर। देखिए आप एक काम करिएगा, इसमें मत सोचिएगा किसी को कम प्रायोरिटी देना, किसी को कम, आप सभी यूनिट को पूरा 100% दीजिए। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएगा। हो सकता है आपका आईसीटी से 10 क्वेश्चन कर दे तो, या आपको मैथ से 15 क्वेश्चन कर दे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती। बाकी और भी यूनिट आप अच्छे से पढ़ते हो, यहाँ से क्वेश्चन 2-2 पूछे, बाकी इनका रेशियो बढ़ा देगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, हर एक यूनिट अच्छे से आपको तैयार करना होगा, पढ़ाई करना होगा। और ये कैसे तैयारी होगा, कहीं से आपको जो भी कहीं बेहतर वीडियो मिले, आप वहां से 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक हर एक यूनिट को देखिए। उसके बाद आप किताब पढ़िए। किताब पढ़ने के बाद उसका PYQ आप सोल्व करिए। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो यूजीसी नेट के साइट पे जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करके, वहाँ टाइम सेट होती है, टाइम सेट करके आप घर बैठे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसकी आप तैयारी स्वयं भी कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। क्यों दोस्तों? देखिए अगर आप मान लीजिए कहीं से आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगता है 6 मंथ में तैयारी तो करने वाले, तो 3 मंथ में कर सकते हैं अगर आप 8-8 घंटा 9-9 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप में डेडिकेशन है, तो अगर आपके पास टाइम अच्छा है, पहले किसी का वीडियो अच्छे से देख के एक बार समझ लीजिएगा सिलेबस को, उसके बाद किताब से बार बार प्रैक्टिस करिए और PYQ सोल्व करिए। यही इसका बेसिक आधार है तैयारी करने का। ठीक है, और बाकी जो 2 आपका 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा अवेयरनेस रहो। आजकल देख ही रहे हो भाई, समाज में आपको बहुत से आप वेब सीरीज देखते हैं, बहुत से मूवीज देखते हैं, कौन से मूवीज को अवार्ड दिया गया, किस सॉन्ग को अवार्ड दिया गया, किसके म्यूजिक को क्या अवार्ड दिया गया। तो कुछ चीज़ें ये भी आपका करंट चीज़ें उसको अपडेट करके रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें जब आप तैयारी कर लेंगे, और इसमें अगर आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से, इसमें भी याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 का। अब पेपर 2 का मान लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में दोस्तों कॉमर्स को पढ़ाता हूँ। अब इसमें कॉमर्स में क्या क्या है, एक एक करके बात करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसी बात करता हूँ। पहले इसमें क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है, एक एक करके बात करते हैं। टीचिंग में क्या होता है, आपका एक पर्सनालिटी होती है, आप कैसे बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, आपके पास जो नॉलेज है दूसरे को कैसे आप बताते हो, उसको समझाने में कितना आपके पास एक पेशेंस है, एक क्षमता है, इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब बताना, एप्टीट्यूड मतलब आपके पास कितना पेशेंस है, क्षमता है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो दोस्तों आपके पास बहुत पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते नहीं आज हमने नेट क्वालिफाई कर लिया कल नौकरी, बहुत पेशेंस मांगता है, और जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आप में एक निखार आएगा, आप बेहतर एक टीचर, प्रवक्ता और प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपको आगे कुछ रिसर्च करना किसी टॉपिक पे तो आप उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए पहले से बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली आपको समझना है लेवल, पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, पहले क्या पढ़ेंगे, अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे दोस्तों, ऑप्शनल पे पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल पे हम बात करेंगे। पहला आपका इसमें टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मतलब बेसिक उसके आधार को समझना, उसकी अवधारणा को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। सपोज करिए यहां पर कोई एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए राम एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए गुरु जी है, उनका नाम है राघवन। अब राघवन जो है एक टीचर है, एक प्रोफेसर है। अब एक प्रोफेसर साहब इस बच्चे को कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो तभी वो समझा पाएंगे जब गुरु जी के पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी समझ होगी, भाषा पे अच्छी कमांड होगी, पकड़ होगी।
तब इस स्टूडेंट को, इस विद्यार्थी को क्या करेंगे, समझा पाएंगे। और यही जो इनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है, ये सब क्या है, जो इनके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, समझ होगा, बुद्धि होगा, यही बच्चे को जब पढ़ाते हैं, बताते हैं, टीच करते हैं। एक होता है टीच करना, धोखा देना, एक टीचिंग मतलब टीचिंग करना, इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जब भी बताते हैं तो उनके स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक कोई क्वेश्चन करेगा, दूसरा कोई रिप्लाई करेगा, दूसरा कोई रिप्लाई करेगा, अगला कोई क्वेश्चन करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। और जब इनके पास अपने इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अपने बुद्धि से इनको समझाने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसी बोलते हैं टीचिंग एक्टिविटी। ये आपको बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से शुरुआत होता है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बाद दूसरा होता है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग तीसरा आपका। अब लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या पढ़ना होता है, इसके 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स होता है जब आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चों का कोई चीज उसको रटाते हो, जैसे 2 1 जा 2, या हिंदी में बोले 2 1 कम 2, या 2 2 नी 4, या 2 2 जा 4। तो जब आप किसी बच्चे को हर एक उसको लेटर, उसको टेबल सब कुछ समझाते हैं, रटाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग मतलब उसमें मेमोरी ऑफ लेवल, अर्थात मेमोरी लेवल। इसमें 3 आते हैं, एक मेमोरी लेवल और एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। और इन्हीं 3 लेवल में 3 व्यक्ति का नाम आता है। एक होते हैं हर्बर्ट, एक है मॉरिसन और एक है हंट। हंट जो है आपका रिफ्लेक्टिव में आ जाते हैं, मॉरिसन जो है आपके इसमें आ जाते हैं, हर्बर्ट जो है, 3 लोग का नाम पूछता है। ठीक है, अभी दोस्तों पढ़ाने बस एक बेसिक चीज आपको बता। अगला टॉपिक आपका आता है कैरेक्टर ऑफ ए टीचिंग। कैरेक्टर ऑफ अ टीचिंग। अब कैरेक्टर ऑफ ए टीचिंग, हर एक व्यक्ति का अपना चरित्र है, उनके पास एक गुण है, एक समझ है, एक सोच है। अब मान लीजिए आप किसी बच्चे को कोई चीज आप समझाते हो, बताते हो, तो टीचर का एक कैरेक्टर होता है। अब उस कैरेक्टर में टीचर किस प्रकार का पढ़ाता है, किस तरीके का ड्रेस पहनता है, किस तरीके का उसका कम्युनिकेट करता है, उसकी लैंग्वेज क्या है और क्या किस सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज है, ये उसके ऊपर बात करता है। अब इसी कैरेक्टर में अगर देखा दूसरा कैरेक्टर अब जो आता है आपका, एक लर्नर का भी कैरेक्टर होता है। अब लर्नर क्या होता है, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसके ऊपर बात करता है, किसके क्या कैरेक्टर। तो लर्नर के कैरेक्टर 2 होते हैं, एक होता है एडोलसेंट, एक होता है एडल्ट। एडोलसेंट मीन्स होता है जो आपका छोटा होता है, एडल्ट जो आपका बड़ा हो जाता है 18+। तो इनके भी कैरेक्टर के ऊपर बात करता है। अगला टॉपिक हम इसी फिर बात करेंगे, अभी एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग। अब मॉडल ऑफ टीचिंग अगर देखा जाए, इसमें 3 है बेसिकली, पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। ये 3 है क्या, पेडागोजी,
गोजी, एंड्रागोजी, और एक है आपका हेटागोजी। ये तीन इनका बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग है, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक इसे पढ़ेंगे ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। अब ये ब्लॉम टेस्टोनॉमी इनका 3H कॉन्सेप्ट बोलते हैं। 3H कॉन्सेप्ट। 3H कॉन्सेप्ट मतलब क्या है? हेड, हार्ट, हैंड, ये तीन कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। अब पहले इसको बात कर लेते हैं, पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी, तब इसके ऊपर बात। पेडागोजी मीन्स होता है जब आप विद्यार्थी के साथ, मान लीजिए विद्यार्थी यहाँ बैठा है, उसके साथ हमें बैठ के उसको पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट उसको समझा रहे हैं, उसको लिखने का तरीका बताया जा रहा है, उसको बोलने का तरीका बताया जा रहा है, उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें जब प्रोसेस सिखाते हैं उसी को बोलते हैं पेडागोजी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं उसको? पेडागोजी कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो अब उसको इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत गाइड करने की जरूरत है, उसको बोलते हैं एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट। और एक होता है आपका हेटागोजी। हेटागोजी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अब यहाँ उसको बिल्कुल कुछ नहीं बताना, वो अपने आप स्वयं से जो करना होगा करेगा। एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी, ये तीन कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। अगर हम बात करेंगे ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट, इसमें आपका 3H कॉन्सेप्ट, हेड, हार्ट, हैंड, ये क्या था? इसमें कुछ लोग अपने विचार दिए, कोई कॉन्सेप्ट दिया, गांधी जी भी अपना विचार दिए, बोले कि अगर इंसान के पास दिमाग है, बुद्धि है, अच्छी बात है। हैंड मतलब हाथ है, रोजी रोटी के लिए कोई न कोई काम कर लेगा, पढ़ा लेगा, कंप्यूटर पे काम कर लेगा, मेहनत मजदूरी कुछ भी करके जी खा लेगा। बट अगर उसके पास इमोशनल नहीं है, एक किसी से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो व्यक्ति बेकार है। इसलिए अगर एक टीचर बनता है तो टीचर पास अच्छी नॉलेज होना अच्छी बात है, रोजगार होना अच्छी बात है, बट एक इमोशनल होना बहुत जरूरी है, जो समाज को और बेहतर बना सकता है। इसलिए हमें ब्लॉम टेस्टोनॉमी को, तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगला बात करेंगे, इसको मिटा के यहाँ ऊपर लिख देते हैं। अगला जो आपका बात आता है इसी में, टीचिंग में ही, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है भाई? एक टीचर का अपना एक सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, उनका भी अपना एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उनका एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, उनका अपने एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होना चाहिए, ये उनका एक बेसिक सिद्धांत होता है। जैसे कहते हैं रूल इज रूल, आपको रूल के अकॉर्डिंग वो चीजें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाए कहीं पढ़ाने चले गए और वहां पर बच्चों को आप अच्छे समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, बोल दिया ऐसे बोर्ड खाली, आप पढ़ाइए। आप कितने अच्छी डिग्री, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आप पढ़ाने का प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या है आप बताइए। इसलिए एक टीचर का अपना बेसिक सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। अगला इसी में आता है रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। अब रीटीचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है? जब आपको कोई 8 मिनट के लिए या 6 मिनट के लिए करके कोई एक कॉन्सेप्ट दिया गया, बोल दिया भाई एक छोटा सा टॉपिक है, आप उसको एक बार पढ़ाइए, अगर अच्छा लगता है तो उसका हम फीडबैक देंगे, इवेलुएट करेंगे, तो उसको बोलते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। कब होता है? जैसे आपको 8 मिनट टाइम दिया गया कि आप इस टॉपिक को आप 8 मिनट के अंदर समझा दीजिए सॉरी, लेकिन आपने जब नहीं समझा पाते फिर दोबारा आपको टाइम दिया जाता पढ़ाने का, तो जब दोबारा आप उसी चीज को पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगला से बात करेंगे अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावित कैसे होता है टीचिंग। जब आपके मान लीजिए मैं कोई चीज लिखता हूँ, कुछ स्पेलिंग गलत हो सकती, बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर हो सकता है,
वो वाला डजंट मैटर। बट आपकी अगर राइटिंग अच्छी है, आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, तो ये टीचिंग पे ज़्यादा एक प्रभाव डालती है, एक छाप डालती है, जो आपको अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए अफेक्टिव ऑफ टीचिंग को भी बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। अगला हम बात करेंगे लास्ट इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है दोस्तों, इसके बेसिक अलग अलग विधि है। मेथड मतलब पढ़ाने की विधि। अब मेथड्स ऑफ विधि में देखिए, ऑफलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स, ये बेसिक है। अब ऑफलाइन में क्या क्या आता था, ऑनलाइन में क्या क्या आता था। टीचर सेंटर मेथड क्या है, लर्नर सेंटर मेथड्स क्या है, ये सब बेसिक इसके मेथड है। लेक्चर मेथड्स क्या है। अब लेकिन ज्यादातर इसमें पूछा जाता है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जो जिसको बोलते हैं फेस टू फेस जो आप क्लास करते थे उसको बोलते हैं। ऑनलाइन जो आप डिजिटल रूप से पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, घर में आप एक डिजिटल बोर्ड लगा उसे पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट कब आया, इसी से जुड़ा हुआ होता है आपका कुछ चैनल है, प्लस इसी में आपका मॉक क्या है, स्वयं क्या है और स्वयं प्रभा क्या है। ये बेसिक टर्म आपको ऑनलाइन चीज़ों में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही मिला करके आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग एक बार सिलेबस जाके देखिएगा, यही सब टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने अभी आज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बात किया। अब दूसरा बात करते हैं रिसर्च पे। ये पूरा दोस्तों हमने बात कर दिया आपका टीचिंग का, इससे ज्यादा नहीं पूछता, इसी में से घुमा फिरा के आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनता रहता है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत। जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, जब आप पीवाईक्यू करोगे तब आपको लगेगा फॉर्मेटिव क्या है, इनफॉर्मेटिव क्या है, सेमेटिव क्या है, सॉरी डायग्नोस्टिक क्या है, बहुत से टर्म आपको मिलेगा आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या है एक एक करके समझ लेते हैं दोस्तों। एक प्रकार से एक समरी तरीके से है, लेकिन आपको लंबा वीडियो हो जाएगा, बट हर एक यूनिट को मैं इसमें अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं कि छोटा सा वीडियो डालो, आपको चाहिए कि स्टूडेंट पढ़ता है, मुझे बहुत खुशी होता है, किसी का तो भला हो। अब इसमें देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है, पहले से कॉन्सेप्ट को समझो भाई। रिसर्च क्या है, रिसर्च। अब रिसर्च क्या है, किसी भी चीज का पुनः खोज करना, साइंटिफिक तरीके से खोज करना, समाज को बेहतर बनाना, देश में कुछ नई चीज इनोवेशन करना। अब इस भारत जैसे देश में R&D पे खर्च सरकार बहुत कम कर रही है, लेकिन अगर जिस दिन सरकार इस पर R&D पे खर्च ज्यादा करना शुरू कर देगा तो हर एक लोग को रोजगार और मिलेगा। क्यों भाई, आज हम ये जो मोबाइल यूज करते हैं, इस पे हम जो रील देखते हैं, यूट्यूब पे चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कोई तो व्यक्ति होगा जो इस ऐप को ढूंढा, उसने नई चीज बनाया, नया चीज दिया। ऐसे ही अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में या आप एजुकेशन फील्ड में कोई नया इनोवेशन करेंगे, नया चीज लाएंगे, तो विद्यार्थियों के लिए सरल होगा, इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। आप एग्रीकल्चर फील्ड में कोई चीज नया चीज खोजो कि मिट्टी की जांच करो। अभी लेटेस्ट में एक खबर आया है कि 100 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के सरकार 24,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेगी। अब उसमें जो खर्च करेगी, क्यों करेगी, कहते हैं कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट ऐसे कुछ है या ऐसे राज्य है जहाँ की मिट्टी मान लीजिए वो बाजरे की योग्य है, तो बाजरा इसमें उगाओ। अगर चावल की योग्य है, सिर्फ चावल ही उगाओ। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जो चावल की योग्य है वहाँ बाजरा उगाने शुरू कर देते हैं, और जो चावल की योग है उसको वहाँ चावल नहीं उगाया जा रहा, बाजरा, जो बाजरा योग है वहाँ चावल उगा रहे हैं। उल्टी सीधी कार्य करते हैं, जिसकी वजह से क्या, इसका मतलब उसमें समझ नहीं है, मिट्टी की अच्छी पकड़ नहीं है, कौन सी फसल किसमें होगा। अब आजकल भारत में जैसे कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये मौसम के आधार पर कृषि टिकी हुई है। अगर इसमें सरकार ये खर्च करे, हम आर्टिफिशियल बारिश भी करवा देंगे, या हम नहर सिस्टम और बेहतर करेंगे,
नदियों में इतना पानी आता है, उस पानी को स्टोर करेंगे और बड़े बड़े जैसे तालाब बनाएंगे, पोखरा बनाएंगे, तो उसमें पानी इकट्ठा करेंगे जिससे वाष्प होगा, मौसम भी अच्छा बनेगा, वाटर लेवल अच्छा होगा, जिससे आप हैंडपंप से पानी खिंचाव करके अपने खेतों में अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। ये कहने का मतलब रिसर्च सिर्फ आपके पढ़ाई ही नहीं, आपके समाज पे, आपके इकोनॉमिक्स पे, आपके एग्रीकल्चर पे, बहुत सी चीज़ों पे खोज करती है। अब बार बार खोज होती, बार बार खोज का मतलब जब तक आप किसी चीज़ के, जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में, छोटे कमरे में आप रहते हो, तो आप उसमें एडजस्ट कैसे करते, सोचते हो अगर इस चीज़ को यहाँ सेट कर देगा, दीवार पे कोई ऐसा एक पटरी सा लगाते हैं, वहाँ पर किताब रख देंगे, साइड में कुछ और किताब रख देंगे, उसके बगल में अपना बेड रखेंगे, इधर अपना पढ़ने के टेबल लगा लेंगे, तो आप कोई आइडिया लगाते हो ना। यही चीज़ जो आप नया आइडिया, नया विचार प्रकट होता है और जब आप उसको खोज करते पुनः, उसी बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्षमता। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? पहला आता है मेथड्स ऑफ रिस्क, या पहला आता पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, एंड पॉजिटिविस्टिक क्या है। ये बेसिक चीज, यही शुरुआत होता है। अभी क्या था? पोस्ट मतलब जो पहले, जो बीत चुका है। पहले एक समय था, पुराने जमाने में बूढ़े लोगों के पास अगर मैं कभी बैठता था, बुजुर्ग लोगों के पास, एक दिन सबको बूढ़ा होना है, उनके पास जो अनुभव होता था, वो लोग इतना ज़्यादा साइंटिफिक तो नहीं सोचते, बट नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें सोचते थे। कहते थे जब चिड़िया अपने घोंसले को बहुत ऊपर लगाती थी तो लोग कहते लगता बारिश बहुत होने वाली है, बाढ़ आने की चांस ज़्यादा है। अगर वो घोंसला अपना नीचे लगाना शुरू कर देती, कहती साल सूखा पड़ने वाला है, और वास्तव में ऐसा ही होता था। तो जो पुराने, जो आपकी अवधारणा थी, बेसिक चीजें थी, इसके उसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट। लेकिन पॉजिटिविज्म क्या है? इसमें आपको न्यू कॉन्सेप्ट प्लस आपका न्यू कॉन्सेप्ट प्लस आपका साइंस प्लस आपका लॉजिकल थिंकिंग ये जो आपका चीजें देखने को मिला, इसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। अब जैसे आप बैठते हैं, आप पहले के जमाने में लोग देखिए कहते थे जो शादियां होती थी अरेंज मैरिज, तो उस वक्त क्या था, बच्चा 17-18 साल का हो, बच्चा ही था। लेकिन आज वो 30-35 को हो गया, बच्चा नहीं। अगर शादी हो तो 2-4 अलकायदे का बाप होता। लेकिन अगर वो अपने हिसाब से कोई डिसीजन ले रहा, कुछ चीज सोचता है, तो मतलब वो बड़ा हो चुका, वयस्क हो चुका है, तो उसके पास सोचने समझने एक साइंटिफिक, एक लॉजिकली, ये जो कॉन्सेप्ट आया, इसी बोलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू थिंकिंग कॉन्सेप्ट। इसी को पॉजिटिविज्म कहते हैं। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक नया विचार, एक नया कॉन्सेप्ट प्रकट हुआ। और ये तभी आएगा जब लोगों के पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ये चीज़ें निखर के आएंगी। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ेंगे इसी में मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब इसके विधि कितने रिसर्च, अब इसके बेसिकली अगर बात करें तो आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, और हिस्टोरिकल। ये बेसिक आपके इसके मेथड है। इन्हीं मेथड्स के आधार पे आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या कहती है और क्वालिटेटिव, ये जो आपका रिसर्च है, ये क्या है? देखिए, जब आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होगा, समाज के बारे में बहुत सी चीजें आप जानते होंगे,
प्रॉब्लम को जब आप समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तभी नया आइडिया आएगा। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को जब आप मुसीबत में डालो, मुसीबत मतलब ये नहीं कि मतलब उसको डुबा के मारो, मतलब कुछ चीज उसको मत दो। जैसे कहीं जा रहा है, बोल दो भाई सिर्फ तुम्हें 2 वक्त की रोटी पैसा मिलेगा, बाकी ना आपके पास मोबाइल होगा, अगर होगा भी तो उसमें बहुत कुछ चीजें नहीं होगा। तो वो सोचेगा, उसके अंदर अपने आप से खाना बनाना सीखेगा, बात करने का कोई तरीका ढूंढेगा, लेटर के माध्यम से करेगा, जो नया नया आइडिया लाएगा। एक क्वांटिटेटिव होता है इसको बोलते हैं जनरल टू पार्टिकुलर, और क्वालिटेटिव होता है पार्टिकुलर टू जनरल। एक्सपेरिमेंटल होता है जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते हैं जब तक आप अपने गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, इसको। अगला होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता ऑलरेडी पहले से किसी ने रिसर्च कर करके डेटा उपलब्ध किया है, आप उनके रिसर्च, उनके थीसिस को पढ़ करके वहां से नया आइडिया, नया विचार लाते हैं, तो जो आप खोज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। अगला होता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में आप बहुत कुछ चीजें होती है, जैसे आपके ऐतिहासिक चीजें, अगर मान लीजिए आपके पास ताजमहल, भारत जैसे देश ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, बड़े से बड़े से आपका तिरुपति बालाजी मंदिर है, तो वहाँ आप देखते हैं कि जो उनका आर्किटेक्चर, जो डिजाइन दिया गया है, ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, हेरिटेज है, तो उस पर आप रिसर्च करते हैं। या लिटरेचर है, आपके पास वेद है, पुराण है, उपनिषद है, आप उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आप हिस्टोरिकल रूप की चीजों में पढ़ करके उसको करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। अगला बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च ये क्या है भाई? स्टेप ऑफ रिसर्च में टोटल 8 पॉइंट इसमें कहा गया। पहले किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उसको प्रॉब्लम की उसको करो एनालिसिस, उसके बाद प्रॉब्लम आप पहले किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन करो, उसके हिसाब से डेटा आने के बाद उसका फिर सैंपल बनाओ, फिर उसके बाद उसका सिनॉप्सिस तैयार करो, सिनॉप्सिस या प्रपोजल, यही लिख देते प्रपोजल, प्रपोजल बनाओ। प्रपोजल के बाद उसमें आप इसको करो डेवलपिंग, डेटा लाओ, फिर इसको करो एनालिसिस, फिर इसको करो सबमिट। ये जो प्रोसेस होता है 1 2 3 4 5 6 7 एक होता है सैम्पलिंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम, उसके बाद आइडेंटिफाई, एक मिनट, प्रॉब्लम, फिर उसके करो आइडेंटिफाई, फिर डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, फिर उसके बाद प्रपोजल बनाओ, डेवलपिंग, डेटा कलेक्शन करो, फिर उसके एनालिसिस, लास्ट में करो सबमिट। इस प्रकार से आपको 8 पॉइंट से इसको पढ़ना बहुत जरूरी होगा, स्टेप ऑफ रिसर्च। उसके बाद अगला इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो आपका 30 प्रकार के रिसर्च होते हैं। अगला बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ये बेसिक चीज आपकी क्या करता है, ये आपके टोटल 12 है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स ऑफ रिसर्च उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इसमें 2 पढ़ेंगे, नल क्या है और अल्टरनेटिव क्या है। ये बेसिक चीज आपका पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, बस इतना चीज है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। ये बेसिक जो एक एक टर्म आपको बताएं, यही आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है दोस्तों। बार बार सिलेबस को देखिए,
और बार बार उसको पढ़िए। जितना सिलेबस को आप याद रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसके कॉन्सेप्ट को, वही चीज कॉन्सेप्ट को समझो। दूसरा इसके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा इसके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपके बेसिक आधार हैं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, मान लीजिए यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक मन में कोई एक विचार आता है, तो कोई चीज सोचता है, उसको क्या करता है, वो इनकोड करता है और दूसरे के पास वो डिकोड करता है। इनकोड जब इसको सेंड करता है अपने दोस्त के पास, तो ये इसको देख करके इसको करता है डिकोड, और इसका जब अब देता है ये फीडबैक, तो ये बोला जाता है क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके टाइप्स में क्या क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सॉरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये आपका इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो होता है, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है आसिंक्रोनस। आसिंक्रोनस ये बेसिक चीज आपका टाइप्स की बात करता है। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मल मीन्स होता है जो रूल के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं, इनफॉर्मल जिसमें कोई रूल नहीं होता है, वर्टिकल मीन्स होता है जैसे कि आप अप एंड डाउन, इस प्रकार के जो आप कम्युनिकेट होता है। हॉरिजॉन्टल होता है, सब मान लीजिए टीचर से बात करें, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सर्कुलर मतलब एक सर्कल है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ, इनको इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दिया जा रहा है जो राउंड के रूप में घूम रहा है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो एक दूसरे को फेस टू फेस बैठे हैं, आमने सामने एक दूसरे से जो बात करते हैं, इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट जो आप यूट्यूब पे जो मैसेज लिखते हो, कमेंट करते हो, या आप व्हाट्सएप पे बात करते हो, फेसबुक पे बात करते हो, ऑनलाइन बात करते हो, इससे पूछा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या करते हो। इनडायरेक्ट में दो होता है बेसिकली, सिंक्रोनस, आसिंक्रोनस। जब दोनों इमीडिएटली आंसर रिप्लाई करते हो तो उसको सिंक्रोनस। जब आपने किसी का मान लीजिए मैसेज लिखा, बाद में उसका फीडबैक मिलता है ऑनलाइन में ही, तो उसको आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ये बेसिक टर्म पूछता है। अगला बात करें मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली इसमें तीन है, लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर मीन्स होता है जो आप सिंगल अकेले बैठ के किसी टॉपिक पे आप अपने आप से बात कर रहे हो, अपने जीवन, अपने कैरियर को लेकर के परेशान हो, उस पर सोचते हो। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन जब एक दूसरे को आपस में सामने बैठ के बात करो, दो व्यक्ति, उसको ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जब आप मान लीजिए किसी से बात करना चाहते हैं, या आप उनके लिए लेटर लिखते हैं, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के डाल देते हैं, या आप मान लीजिए किसी को मैसेज लिख के छोड़ देते, बाद उसको पढ़ते हैं और उसका फीडबैक देते हैं। इस प्रकार से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया।
बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, किसी चीज में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बेसिक 5 पॉइंट हैं, कौन कौन से? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ये बेसिक इसकी बाधाएं उत्पन्न करती हैं जो आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। फिजिकल मीन्स होता है, सपोज करिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं पुल टूट करके गिर गया, ब्रिज टूट के गिर गया, तो आप उस पार से उस पार नहीं जा सकते। या आप मोबाइल से बात कर, अचानक आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ये फिजिकल बाधा हो गई। साइकोलॉजिकल होता है, किसी के प्रति आप पहले से एक ऐसी विचार बना लिए अपने मन में कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो ऐसा ही करता है, 100 बार समझाओ लेकिन फिर भी यह हो सकता है वो ठीक हो। तो हम जब किसी के प्रति एक अपने मन में ऐसी विचार बना लेते, एक ऐसी मन में एक विचार बना लेते हैं कि बाधाएं उत्पन्न कर लेते हैं, कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अगला सिम होता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर में सोचता भाषा को लेकर के, अगर आपको मान लीजिए जैसे मलयालम आता है और मुझे मलयालम नहीं आती है, हिंदी आती है, एक दूसरे को लेकर के भाषा को लेकर के बाधाएं उत्पन्न होती है। तीसरा है, पांचवा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मीन्स होता है एक दूसरे कल्चर, एक दूसरे पहनावा, एक दूसरे वेशभूषा, ये भी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अब भारत जैसे कल्चर, अगर भारत में देखिए कितनी वैरायटी है कल्चर को लेकर के, आज भी एक दूसरे फूड नहीं समझ में आता, एक दूसरे पहनावा नहीं समझ में आता, एक दूसरे संगीत जो है नहीं समझ में आता, ये भी क्या है, बाधा उत्पन्न करती है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर अगला लास्ट है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन। अब संगठन में क्या, मान लीजिए किसी से आपको मिलना, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना है, आप तो ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्ट जाके मिल लोगे, हर एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस भाई एक उनकी गरिमा, एक पोस्ट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपका अपील होगा, सुनवाई होगा कि नहीं होगा, आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, आपको बहुत सी इसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला हम बात करेंगे अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अफेक्टिव जैसे बहुत से लोग अच्छे बात करते हैं तो उनकी बात को ज़्यादा प्रभावित होता है, कुछ लोग ऐसी राइटिंग लिखते हैं तो उनकी लिखावट से लोग प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग को वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं इसको। और लास्ट उसकी बात करते हैं मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप लार्ज लेवल में जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब क्या है आपके मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिक आधार। ठीक है दोस्तों, हमने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों कोई पैसेज दिया होगा, अब वो पैसेज किसी भी आधार पर हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स के आधार पर हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट पे हो सकता है, आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है, या आपका एजुकेशन सिस्टम पे हो सकता है, आपका पॉवर्टी पे हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है। तो आपका क्या करते हैं, पैसेज देता है, उसमें पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर रहता है, उसमें आपको बताना पड़ता है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। अगला बात करते हैं जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आपका लाइन ग्राफ होगा, लाइन के बेस पे होगा, कभी टेबल के बेस पे होगा, कभी आपका सर्कल के बेस पे होगा, उससे पूछा क्या जाता है, कभी परसेंटेज होता है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस भी रहता है, कभी आपका सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब कभी माइनस होता है, कभी आपका एडिशनल होता है, कभी ऐड होता है। इस प्रकार से वहाँ पर आप मतलब ये आपको टेबल अच्छे से याद है तब प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और परसेंटेज करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी पूछता क्यों है भाई, कम से कम ये जानना चाहता है बच्चे के अंदर जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए। किसी मान लीजिए कल आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको इतना होना चाहिए कितने क्लास में स्टूडेंट बैठते हैं, कितने आवर हम क्लास ले सकते हैं, बैटरी की बैकअप कितनी देर तक हो सकती है, जो भी आपके पास मोबाइल हो या कैमरा की बैकअप बैटरी, एक प्रकार से वहाँ भी तो आप कैलकुलेशन ही करते हैं। ऐसे ही डेटा का मतलब आपको जानकारी होना चाहिए, मैथ गुणा भाग आपको आना बहुत जरूरी है। अगला मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग आपको क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए नंबर सीरीज क्या है, परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, टाइम एंड वर्क क्या है, ये बेसिक आपका टर्म आता है। लॉजिकल रीजनिंग में इसमें आपका कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, प्लस आपका सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, पजल क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें किससे पूछा जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग में। अगला हम बात करेंगे इसमें लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके इसमें क्या क्या पूछा जाता है,
स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। देन उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम क्या है। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या है। डिडक्टिव इंडक्टिव में बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है। और इंडक्टिव में आपका कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है। ये बहुत बेसिक टर्म आपको आगे बताएंगे। फिर इसी में आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में आप पढ़ेंगे ऑर्थोडॉक्स क्या और हेथोडॉक्स क्या। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है जो गॉड में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। हेथोडॉक्स उसको बोलते हैं जो गॉड और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। जिसमें आप पढ़ेंगे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, चारवाक हो गया और आजीविका हो गया। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे परमाणा क्या है। परमाणा में पढ़ेंगे प्रत्यक्ष क्या है, अनुपलब्धि क्या है, उपमाना क्या है, शब्दा क्या है, अर्थपट्टि क्या है। ये सब आपका टर्म होता है। और नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनुमाना क्या है। तो टाइप्स ऑफ अनुमाना में आप पढ़ेंगे व्याप्ति क्या और हेत्वाभास क्या है। व्याप्ति मीन्स किसी चीज में जो आपका रीजन उसमें लिप्त होता है, कारण होता है। हेत्वाभास मीन्स होता है जिसमें कोई एक एस्टिमेटेड होता है, कोई घटना घटता है, हमें पता चले किस प्रकार को घटना। वहां पर ही आपको पढ़ना होगा माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या और मेजर टर्म क्या है। ये बेसिक चीज होता है। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे आपका इसी में आता है लास्ट में जिसके हेत्वाभास के ऊपर ही पढ़ेंगे। जैसे बधित क्या, अबधित क्या, प्रत्यक्ष क्या और अप्रत्यक्ष क्या है। और एक और रहता है इसी में आपका स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। कंट्राडिक्टरी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, सब कंट्राडिक्टरी क्या है, सब अल्टरनेटिव क्या है, सुपर इम्प्लीमेशन क्या है और कंट्राडिक्शन क्या है। ये टॉपिक आपका लॉजिकल रीजनिंग का रहता है। आईसीटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों। आईसीटी में अगर देखा जाए तो बेसिकली आपका जैसे आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या है, रोम क्या है, रैम क्या है, प्लस आपका बाइनरी सिस्टम क्या है, डेसिमल क्या है, हेक्सा क्या है, ऑक्टल क्या है। ये सब टर्म आपका आता है। नेक्स्ट आपका इसी में और आईसीटी पूछता है। आईसीटी में 2-3 टॉपिक और एडवांस पूछ लेता है। जैसे आजकल कंप्यूटर बेसिक जनरेशन में पूछेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। क्यू किस में आया, ट्रांजिस्टर किस में आया, वीएलएसआई कब आया, यूएलएसआई कब आया, ये सब टर्म पूछता जरूर है। और बाइनरी डेसिमल ये मैथमेटिक्स तरीके से होता है। बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या और हेक्सा क्या है, ये सब आपका आईसीटी में पूछता है। लास्ट आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये उसके बाद हम हायर एजुकेशन पढ़ेंगे। 1 मिनट दोस्तों, आवाज आ रही है। अब द पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना होता है। अब इसमें जो आपको दोस्तों अगर देखा जाए काफी लंबा भी टॉपिक हो जाता है। आपको ऐसे बता देते लिख करके, बताना तो सभी चाहिए लिख करके, बट कुछ चीज ऐसे बता दिया। इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है। ये बेसिक टर्म को समझना बहुत जरूरी। उसके बाद वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इकोटोन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है,
इसमें 17 पॉइंट था, इसमें 1 पॉइंट था, ये सब टर्म को पढ़ना पड़ेगा। ये सब मिला करके आपका, उसके बाद पोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे आपका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ता है। ये आपका द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करता है। कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है एनवायरनमेंट, अब इसमें जैसे भाई पूछ लेगा एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, पहली चीज अर्थ डे कब मनाया जाता है, इसको भी बेसिक चीज गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती है। अब जैसे मान लीजिए आपका COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कब किया गया और किस किस देश में किया गया, कहाँ पर किया गया, कितने इसमें देश जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के बात करता है। लास्ट आपका होता है द हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों, हायर एजुकेशन सिस्टम में पहले आपका द इंस्टीट्यूशनल्स ऑफ द हायर एजुकेशन सिस्टम, बेसिक चीज, जिसमें आप तक्षशिला है, विक्रमशिला है, नालंदा है, जगदाला है, तलहरा है, ये सभी यूनिवर्सिटी की बात करता है। कुछ इसमें आपका ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम की बात करेगा, जिसको गुरुकुल बोलते हैं। अब इन्होंने क्या अपने गुरुकुल में लिखा था, जिसमें इनका वेद आता है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद में आपका जिसमें पढ़ेंगे जिसको ऋग्वेद में बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद इनका आता है लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक चला, ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था उसको आपको पढ़ना होगा, ये बेसिक। अब लेटर वैदिक पीरियड में आपका वर्ण सिस्टम आता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी चीज़ आपको, क्या उनका लिटरेचर था, क्या उनका कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद ओरिएंटल एजुकेशन, नॉन ओरिएंटल एजुकेशन। उसके बाद आपका इसमें आता है स्किल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। और उसके बाद लास्ट इनका इसमें टॉपिक होता है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये सब मिला करके आपका पेपर 1 की बात करता है। तो दोस्तों आज इतना ही है, बाकी कल दूसरा टॉपिक लेके शुरू करेंगे आपका, जो रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।